तो अब स्टार्ट करते हैं विद द एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। देखिए, एनोमलस प्रॉपर्टीज का मतलब होता है डिफरेंट, कि मतलब नाइट्रोजन अपने ग्रुप के बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में काफ़ी डिफरेंट तरह के बॉन्डिंग या प्रॉपर्टीज शो करता है। तो मैं इसका करेक्टर इतना डिफरेंट क्यों है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है 4 मेन फैक्टर्स पे। पहली चीज़, नाइट्रोजन सबसे छोटा है साइज में, ठीक है, तो इसकी एनोमलस प्रॉपर्टीज का पहला रीजन है इसका स्मॉल साइज। दूसरा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है बाकी मेंबर्स के कंपैरिजन में। तीसरी, अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, छोटा साइज है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत हाई है, और इसके पास कोई डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो इन 4 फैक्टर्स की वजह से नाइट्रोजन की जो बॉन्डिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है। अब इसका क्या क्या असर होता है, ठीक है, देखो, पहला असर ये होगा, नाइट्रोजन फॉर्म्स पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स with itself and with other elements of small size and high electronegativity, for example कार्बन एंड ऑक्सीजन। मतलब नाइट्रोजन अपने साथ तो मल्टीपल बॉन्डिंग करता ही है, जैसे कि N डबल बॉन्ड N एसो कंपाउंड्स में मिलेंगे आपको, फिर N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, फिर कार्बन के साथ बनाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C या C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर आपको N डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बॉन्ड भी मिलेगा। तो नाइट्रोजन अपने एटम के साथ तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता ही है, पर दूसरे एलिमेंट जो कि साइज में छोटे होने चाहिए और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हों, उनके साथ भी मल्टीपल बॉन्डिंग करता है। पर इसके हैवियर एलिमेंट्स के फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये ऐसा नहीं करते। आपको फॉस्फोरस P डबल बॉन्ड P नहीं मिलेगा या P ट्रिपल बॉन्ड P नहीं मिलेगा। आर्सेनिक का डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनाते आपस में, और दूसरों के साथ भी जनरली नहीं बनाते, ठीक है ना। दूसरों के साथ अगर वो बनाएंगे तो वो पी पाई नहीं करेंगे, वो डी पाई बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है, वो भी देखते हैं अभी। तो हम बोलते हैं कि हैवियर एलिमेंट्स डोंट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल बहुत बड़े हैं। तो एक ऑर्बिटल यहाँ है, दूसरा ऑर्बिटल यहाँ है, काफ़ी बड़े हैं, तो इनके बीच में ओवरलैपिंग उतनी अच्छी नहीं होती। नाइट्रोजन में क्या है, ऑर्बिटल होते भी छोटे हैं और होते भी नज़दीक हैं, इसलिए ओवरलैपिंग अच्छी हो जाती है। पर बाकी मेंबर्स के ऑर्बिटल होते भी बड़े हैं, लार्ज एंड डिफ्यूज, मतलब फैले हुए, इसलिए उनकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, ठीक है। दूसरा रीज़न, अगर इसको बॉन्डिंग के हिसाब से देखा जाए तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड इसलिए बनाता है क्योंकि नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, इसकी बॉन्ड एनर्जी है 167 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की है 942 किलो जूल पर मोल। तो देखो, नाइट्रोजन बोलता है कि अगर मैं एक बॉन्ड बनाता हूँ सिंगल तो मेरे को मिलते हैं 167। अगर मैं ऐसे ही 3 सिंगल बना दूँ, मान लो कि नाइट्रोजन के पास हमने ऑप्शन दी कि भाई क्यों सिंगल बॉन्ड जनरली नहीं बनाता नाइट्रोजन, ये ट्रिपल ही बनाता है, तो नाइट्रोजन बोलता है कि अगर मैं तीनों तरफ कुछ ऐसे बॉन्ड भी बना दूं तो एक बॉन्ड की एनर्जी 167, तो इस 1 2 ये 3 मिला के कितनी हो जाएगी 167 इंटू 3। पर बोलता है अगर मैं एक ही ट्रिपल बॉन्ड बना दूं तो वो 942 की बॉन्ड एनर्जी देता है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है, ज़्यादा बड़ी वैल्यू क्या है 942। तो इसलिए नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाने से उसको उतना बेनिफिट नहीं है, ठीक है। अब यही केस अगर हम फॉस्फोरस के लिए देखें तो फॉस्फोरस के लिए जो एनर्जीज हैं, देखो फॉस्फोरस P सिंगल बॉन्ड P की एनर्जी है 201 किलो जूल पर मोल, और अगर P ट्रिपल बॉन्ड बनाता तो इसकी एनर्जी आती 481 किलो जूल पर मोल। तो फॉस्फोरस बोलता है यार मेरी एक बॉन्ड की 200 है, तो मैं 3 बनाऊंगा तो वैसे 600 हो जाएंगे। मतलब अगर 3 सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस भी ऐसे बनाए नाइट्रोजन की तरह तो उसको 600 मिल जाएगी, पर एक ट्रिपल बॉन्ड से सिर्फ 481। तो फॉस्फोरस को ज़्यादा बेनिफिट किस में है, सिंगल बॉन्ड बनाने में, इसलिए फॉस्फोरस मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता। और क्यों नहीं, क्योंकि ऑर्बिटल बड़े हैं, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, इसीलिए ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी सिर्फ 481 थी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो रीज़न है वो हम बॉन्ड एनर्जी से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं।
फिर सेकेंडली, अब नाइट्रोजन नाइट्रोजन और फॉस्फोरस फॉस्फोरस, फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस कितना था 201 किलोजूल पर मोल, तो मतलब नाइट्रोजन वीक है ना। हमें लगता है कि छोटा बॉन्ड है तो ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन इज वीकर देन द फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड फॉस्फोरस। क्यों? क्योंकि छोटे होने की वजह से दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आपस में ज़्यादा रिपेल करते हैं। तो ड्यू टू हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर तो रहेगा ना, ठीक है। तो छोटी बॉन्ड लेंथ होने की वजह से नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करेंगे, इसीलिए नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन वीक है। और इसी चक्कर में क्योंकि वीक है, नाइट्रोजन की कैटिनेशन दिखाने की प्रॉपर्टी भी बहुत कम है, मतलब नाइट्रोजन जनरली कैटिनेशन शो नहीं करता, ठीक है। तो नाइट्रोजन बनाता है ट्रिपल बॉन्ड अपने साथ, जबकि फास्फोरस आर्सेनिक और एंटीमनी क्या बनाते हैं सिंगल बॉन्ड, मतलब फास्फोरस बनेगा पी सिंगल बॉन्ड पी, आर्सेनिक बनाएगा एस सिंगल बॉन्ड एस, एंटीमनी बनाएगा एस बी सिंगल बॉन्ड एस बी। और आप बोलोगे बिस्मथ क्या करेगा, बिस्मथ करता है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग में ऐसे सिंगल डबल नहीं होते, मेटेलिक बॉन्डिंग बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो बिस्मथ हैज मेटेलिक बॉन्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया, वीक कैटिनेशन होगी। देन नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंस 4 है, ये 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, और कैनॉट फॉर्म डी पाई पी पाई बॉन्ड, मतलब इसके बाद डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं अपने, तो डी पाई पी पाई बना नहीं सकता। पर हैवियर एलिमेंट्स डी पाई पी पाई भी बनाते हैं और डी पाई डी पाई भी बनाते हैं, ठीक है। तो डी पाई पी पाई बॉन्ड किस में बनता है, इसका एग्जांपल अगर लें हम, तो हैवियर एलिमेंट्स जैसे कि फॉस्फोरस है R3P डबल बॉन्ड O, तो इसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो डी पाई पी पाई है, ठीक है। फिर अगर हम लेते हैं फॉस्फोरस का या आर्सेनिक का 3 फिनाइल के साथ, तो यहां पर डी पाई बॉन्ड है, क्योंकि यहां पर लिगेंड्स की तरह ये काम करते हैं, ठीक है। तो आप बोलेंगे हैवियर एलिमेंट डी पाई और डी पाई पी पाई दोनों बनाते हैं। अब अगर आप में से कुछ को यही नहीं पता कि डी पाई पी पाई होता क्या है, देखो पी पाई तो पता है ना, एक पी और दूसरा पी ओवरलैप करके, तो इसको बोल दिया पी पाई दोनों पी हैं। डी पाई पी पाई क्या होता है, इस तरह का होता है डी ऑर्बिटल, और ये होगा पी ऑर्बिटल, ठीक है। जब ये ओवरलैप करते हैं इसको बोलते हैं डी पाई पी पाई, और जब दोनों तरफ ही डी हो और वो ओवरलैप कर रहे हो तो बनता है डी पाई, ठीक है। तो ये आपने एनोमलस करैक्टर याद करने सारे पॉइंट्स कि क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स, हाइड्रोजन के साथ कैसे होती है रिएक्टिविटी, ऑक्सीजन के साथ, हैलोजन्स के साथ और मेटल्स के साथ। तो देखो हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्टिविटी होगी, रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का जनरल फॉर्मूला क्या है EH3, मतलब NH3 PH3, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं कि जैसे नाइट्रोजन बनाएगा NH3, फिर PH3, फिर ASH3, SbH3 और BiH3, ये बने हाइड्राइड्स। अब हाइड्राइड्स में चेक करना है स्टेबिलिटी। देखो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो एलिमेंट है E और हाइड्रोजन, इसके बीच का बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि E का साइज बढ़ता जाएगा धीरे धीरे। तो डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो स्टेबिलिटी पूछें या थर्मल स्टेबिलिटी पूछें, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो क्या बोलेंगे सबसे ज्यादा किसकी होगी स्टेबिलिटी, NH3, फिर PH3, फिर तो इस तरह से हम लिख सकते हैं थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। फिर रिड्यूसिंग नेचर, अब देखो बॉन्ड जितनी जल्दी टूट गया हाइड्रोजन उतनी जल्दी बाहर होगा, हाइड्रोजन जितनी जल्दी बाहर होगा वो रिड्यूसिंग रिएक्शन के लिए, रिडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है। तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो अमोनिया एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, अमोनिया इज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि BiH3 क्या है, सबसे स्ट्रांग है। तो BiH3 सबसे स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, फिर SbH3,
फिर ASH3, फिर PH3 और बहुत वीक है अमोनिया। और बेसिसिटी डिपेंड करती है कि सेंट्रल एटम जो बेस की तरह काम करेगा, या सबके पास एक लोन पेयर तो यहाँ पर है। अब ये लोन पेयर जिस एटम पे है उस पे चार्ज डेंसिटी कितनी ज़्यादा है। अब नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है, बहुत छोटे से साइज में एक लोन पेयर है, तो मतलब चार्ज डेंसिटी बहुत हाई है। तो चार्ज डेंसिटी हाई है मतलब बेसिसिटी भी हाई है, तो बेसिसिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो NH3 की सबसे ज़्यादा बेसिसिटी होगी और BiH3 की सबसे कम। ओके, तो ये याद कर सकते हैं। और याद एक पॉइंट ये भी करना है कि एक्सेप्ट अमोनिया दीज हाइड्राइड्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक। अमोनिया को छोड़ के सभी बहुत जल्दी रिएक्ट भी कर जाते हैं और टॉक्सिक भी हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब सेकंड आगे कैटेगरी ऑक्साइड्स। अब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे ऑक्साइड्स। तो ऑक्साइड दो वैरायटी के बनते हैं। ठीक है, कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं सभी की बात कर रहा हूं मैं। ऑक्साइड तो दो से ज़्यादा भी वैरायटी होती हैं, पर सभी एलिमेंट E2O3 और E2O5 ये दो वैरायटी के ऑक्साइड तो बनाते हैं। ठीक है, सभी। और जो E2O5 है ना, देखो ज़्यादा नंबर ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है ज़्यादा एसिडिटी। तो ये वाला जो ऑक्साइड होगा ये हमेशा ज़्यादा एसिडिक होगा E2O3 से। तो ये ऑक्साइड्स में खास करके याद करना है, ऑक्साइड्स में नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ती हैं तो एसिडिटी बढ़ती है। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड कम एसिडिक है और CO2 ज़्यादा एसिडिक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये भी बोलते हैं कि एसिडिटी डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। क्यों, मैंने आपको बताया था कि डाउन द ग्रुप मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है तो बेसिसिटी बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें और ये मत बोलना कि ऑक्साइड सिर्फ E2O3 और E2O5 दो ही बनते हैं। ठीक है, ऑक्साइड नाइट्रोजन के जैसे NO2, NO, N2O वो अलग हैं। ठीक है, ये हम किसके लिख रहे हैं कि सभी इस फॉर्मूले के तो बनाते ही हैं। तो इनमें कंपेयर करना हो तो N2O3 एंड P2O3 ये एसिडिक हैं, AS2O3 Sb2O3 ये एम्फोटेरिक हैं और Bi2O3 बेसिक है। ठीक है, और O5 की बात करें तो वो तो ऑब्वियसली इनसे ज़्यादा एसिडिक ही होंगे। ओके, पर हमें अभी यहाँ पर इतना ही मेंशन किया गया NCERT में, तो हमने इससे ज़्यादा नहीं जाना है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिएक्टिविटी विद हेलोजन्स। तो हेलोजन्स के साथ क्या बनेंगे हेलाइड्स। हेलाइड्स भी किस वैरायटी के बनते हैं, मेनली दो वैरायटी के, एक EX3 और एक EX5। ठीक है, अब EX3 में लिखें हम तो ऑल आर स्टेबल एक्सेप्ट दैट ऑफ नाइट्रोजन, और उसमें भी एक्सेप्ट NF3। मतलब EX3 का मतलब PCl3, ASCl3 इस तरह से। ठीक है, NCl3 तो सभी स्टेबल होते हैं सिवाय नाइट्रोजन के हैलाइड्स के। उनमें भी NF3 स्टेबल है, बाकी नहीं है। जैसे NCl3 है, NCl3 इज अ डेंजरस एक्सप्लोसिव। ये इतना सेंसिटिव है लाइट के लिए कि अगर इसके लाइट इस पे पड़े तो ये बहुत जल्दी एक्सप्लोड कर जाता है। ठीक है, मतलब एक्सप्लोसिव रिएक्शन इसका होता है। तो नाइट्रोजन का सिर्फ एक ही हैलाइड स्टेबल है NF3, बाकी सारे अनस्टेबल हैं। तो EX3 में लिख दिया। अब सेकंड EX5 में, तो EX5 में लिख सकते हैं क्या नाइट्रोजन बनाएगा EX5, जैसे NCl5, NF5 नहीं बना सकता। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंस 4 है, 4 से ज़्यादा बॉन्ड बन ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं नाइट्रोजन डजंट फॉर्म EX5 ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ D ऑर्बिटल्स। और खास करके एक पॉइंट EX5 आर
मोर कोवेलेंट देन EX3। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्यों? देखो, अगर मैं एग्जांपल लूँ PCl3 और PCl5 का, अब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फॉस्फोरस से, तो फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 होगी, यहाँ +5 होगी। अब फजान रूल, ठीक है ना, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है फजान रूल के अकॉर्डिंग कैटायन पे जितना ज़्यादा चार्ज हो उतना उसका कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, तो +5 ज़्यादा चार्ज है, तो ये वाला जो फॉस्फोरस है ये ज़्यादा पोलराइजिंग होगा। दिस इज मोर पोलराइजिंग, तो इसलिए मोर कोवलेंट नेचर। ठीक है, तो जब भी कैटायन पे ज़्यादा चार्ज हो वो ज़्यादा पोलराइजिंग होता है और वो ज़्यादा कोवलेंट भी होता है। ठीक है, और इसमें भी एक पॉइंट है दैट ट्राई हैलाइड्स एक्सेप्ट BiF3, ठीक है, बिस्मथ ट्राईफ्लोराइड को छोड़ के, आर प्रीडोमिनेंटली कोवलेंट। ठीक है, BiF3 में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि बिस्मथ एक तो मेटल है और फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, तो इनमें थोड़ा आयनिक करेक्टर आ जाता है, क्योंकि बिस्मथ इजीली लूज करेगा, फ्लोरीन गेन करेगा, तो आयनिक करेक्टर ज़्यादा आ जाता है। बाकी क्या है? बाकी मेटल्स नहीं है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं, इसीलिए उनमें कोवलेंट नेचर ज़्यादा है, जबकि मेटल वाले में आयनिक नेचर थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हो गया हैलाइड्स। अब मेटल्स की बात करें तो मेटल्स के साथ दे फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब क्या होता है कि दो एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना रहे हैं, दो से ज़्यादा एलिमेंट नहीं होंगे, तो उनका फॉर्मूला होता है जनरली M3E2। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब ये आपको याद ही करने हैं। अब इनमें E की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -3। क्यों? क्योंकि मेटल हमेशा लूज करेगा, तो E को गेन ही करना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये गेन ही करते हैं, ये सभी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एग्जांपल है Ca3N2 Ca3P2, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कैल्शियम नाइट्राइड, दिस इज कैल्शियम फॉस्फाइड। ठीक है, फिर Na3AS2, ये हो जाएगा सोडियम आर्सेनाइड। ये सारे एग्जाम्पल मैं NCERT से ही आपको बता रहा हूँ, तो आपने NCERT से ही पढ़ने हैं। जिंक एंटीमोनाइड और Mg3Bi2, ये हो जाएगा मैग्नीशियम बिस्मथाइड। ठीक है, तो ये केसेस हो गए कि डिफरेंट के साथ हमारी रिएक्शन यहां पर कैसे हो रहे हैं। अब हम दो क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, NCERT के सॉल्व एग्जांपल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड और JEE नीट तीनों एग्जाम्स के लिए। फर्स्ट इज 7.1, दो नाइट्रोजन एग्जिबिट्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, इट डजंट फॉर्म पेंटाहेलाइड। ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का मतलब क्या है? जैसे कि HNO3 की बात करें, ठीक है, तो HNO3 का स्ट्रक्चर HON, ये हो गया। तो यहां पर नाइट्रोजन, ये वाला जो बॉन्ड है ये कैसा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में +2 -2 जाता है, मतलब जो लूज कर रहा है वो +2, जो गेन कर रहा है वो -2। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2, ये ऑक्सीजन दो बॉन्ड से गेन कर रहा है, ये -2, इस ऑक्सीजन दोनों लेफ्ट राइट से गेन कर रहा है -2। नाइट्रोजन दो यहाँ लूज किए, दो इस बॉन्ड में लूज किए और एक इस बॉन्ड में लूज किया, तो हो गया +5। तो HNO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट तो है +5, पर पेंटालाइड नहीं बनाता, तो 5 बॉन्ड नहीं यहां भी बना रहा है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। तो हम बोलेंगे कि नाइट्रोजन के पास क्या है? नाइट्रोजन के पास कोई d ऑर्बिटल तो नहीं है एक्सपेंड करने के लिए, इसीलिए ये 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसके पास एक s है और 3 p ऑर्बिटल हैं, तो इनकी ओवरलैपिंग से 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं।
देन PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है NH3 से, तो NH3 में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग होती है, इसीलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। देन वाई आर पेंटाहाइलाइड्स मोर कोवलेंट देन ट्राईहाइलाइड्स, ये आपको मैंने बता दिया कि पेंटाहाइलाइड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5 होगी, तो उसका ज़्यादा पोलराइजिंग नेचर होता है, इसलिए फजान रूल के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा कोवलेंट होते हैं। वाई इज BiH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, हमने पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी कम होती जाती है, मतलब BiH3 सबसे इजीली ब्रेक होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है, तो सबसे कम बॉन्ड एनर्जी होने की वजह से या सबसे कम स्टेबिलिटी होने की वजह से BiH3 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, सबसे जल्दी ये H नेगेटिव दे देगा। अब देखिए, अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो अब नाइट्रोजन को स्टडी करते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसको लैब में या कमर्शियल लेवल पे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं बताता हूँ जो आपकी बुक्स में नहीं है पर इम्पॉर्टेंट है। देखिए, बॉन्डिंग जब नाइट्रोजन करता है वो अपना ऑक्टेट अचीव करना चाहेगा स्टेबल होने के लिए, तो स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ऑक्टेट कैसे कैसे पूरा किया जा सकता है। पहला तरीका है नाइट्राइड बना के। नाइट्राइड का मतलब है एक अकेले नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ठीक है, तो नाइट्राइड आयन, तो ये होता है N3 नेगेटिव, तो ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट होगा। सेकंड, नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 को यूज कर ले बॉन्डिंग के लिए और एक लोन पे रहने दे। दूसरा, नाइट्रोजन आपस में ही ट्रिपल बॉन्ड बना ले नाइट्रोजन के साथ, जैसे N2 गैस में करता है, और नाइट्रोजन आपस में डबल बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन के साथ और एक और बॉन्ड बना ले किसी और के साथ, जो कि हमें एजो कंपाउंड में देखने को मिलता है जब आप ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। तो मतलब 3 बॉन्ड बनाने हैं, तीनों सिंगल हो सकते हैं, एक ट्रिपल हो सकता है और एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल, ये 3 बॉन्डिंग के कॉम्बिनेशन है। या इलेक्ट्रॉन गेन करके, जैसे NH2 नेगेटिव की फॉर्म में है तो इस आयन को बोलते हैं अमाइड, ठीक है, और NH पे 2 नेगेटिव चार्ज हो तो इसको बोलते हैं इमाइड। ठीक है, ये सब ऑर्गेनिक में आपको थोड़ा काम आएगा, और इनऑर्गेनिक में भी डेफिनेटली अमाइड, इमाइड, इनऑर्गेनिक में भी कुछ काम आएंगे। अब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड भी तो बना सकता है, क्योंकि मैक्सिमम कोवलेंस तो 4 है। ठीक है, तो ये लोन पेयर भी किसी को डोनेट कर दे जैसे H को, तो उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे कि NH4 पॉजिटिव होता है, ठीक है, या R4N पॉजिटिव होता है, चारों तरफ अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं जिनके थ्रू नाइट्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है। अब देखिए, लैब में नाइट्रोजन को कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। तो ये तो रिएक्शन आपको सारे याद करने हैं, इनको याद करने का कोई शॉर्टकट तो नहीं है। तो NH4Cl प्लस NaNO2, ठीक है, तो मतलब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड को ट्रीट किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट के साथ। ठीक है, ये है अमोनियम क्लोराइड एंड दिस इज सोडियम नाइट्राइट। ये फर्स्ट स्टेप में तो क्या बनाएंगे, सिंपल आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, तो आप बोल सकते हो कि NH4NO2 बन गया प्लस NaCl बन गया। ठीक है, और उसके बाद स्लाइटली हीट करने पे ये मिक्सचर टूटता है, N2 गैस अलग हो जाती है प्लस H2O प्लस NaCl, मतलब NaCl तो एज इट इज रहेगा, ये NH4NO2 टूट जाएगा 2H2O और N2 में। तो ये होगी इसकी लैब प्रेपरेशन। ठीक है, और भी तरीके हैं जिनसे ये बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट रिएक्शन हो गया। सेकेंड इज अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, तो अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 ट्वाइस Cr2O7 को अगर हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज करता है, थर्मल डिकम्पोजिशन N2, और कई बार इसको N2 को इस एरो के साथ लिखते हैं, मतलब ये N2 गैस निकल गई बाहर। ठीक है, तो N2 गैस प्लस 4H2O प्लस Cr2O3, तो अमोनियम डाइक्रोमेट की थर्मल डिकम्पोजिशन से
और वेरी प्योर मतलब अगर हम नाइट्राइड्स, सॉरी नॉट नाइट्राइड, अजाइड्स की थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, जैसे कि देखिए नाइट्राइड और अजाइड में फर्क क्या है, नाइट्राइड में एक N पे 3 नेगेटिव होता है और अजाइड में N3 पे 1 नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं अजाइड आयन। तो बेरियम पे कितना होगा 2 पॉजिटिव, तो N3 के 2 यूनिट लगेंगे तो BaN3 ट्वाइस, तो ये हो गया बेरियम अजाइड। तो बेरियम अजाइड को अगर हम हीट करें तो ये बेरियम प्लस 3N2 में डिकम्पोज करता है, और अगर 2NaN3 को सोडियम अजाइड को भी हीट करते हैं तो ये 2 सोडियम प्लस 3N2 देता है। और ये दोनों मेथड हमें बहुत ही प्योर नाइट्रोजन देते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्योर नाइट्रोजन इन दो मेथड से मिलती है, मतलब मेटल अजाइड्स की थर्मल डिकम्पोजिशन से। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, आपने गाड़ियों में जो एयर बैग्स लगे देखते होंगे कि जब एक्सीडेंट होता है तो एयर बैग्स एकदम से इन्फ्लेट हो जाता है। एयर बैग्स में क्या होता है, ये जो सोडियम अजाइड है इसको एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के थ्रू डिकम्पोज किया जाता है, जिससे एकदम से नाइट्रोजन गैस निकलती है। इस नाइट्रोजन गैस की वजह से ही वो एयर बैग्स गाड़ियों में इन्फ्लेट होते हैं। तो ये NaN3 एयर बैग्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका यूज़ भी आपको एक पता चल गया कि आपकी डे टू डे लाइफ में कहाँ ये चीज़ें हमारी सेफ्टी के लिए यूज़ की जा रही हैं। अब लैब के बाद देखते हैं इसकी कमर्शियल प्रेपरेशन कैसे होती है। ठीक है, मतलब आपको लार्ज स्केल पे प्रिपेयर करना है तो ये मेथड थोड़े महंगे पड़ते हैं जो भी हमने लैब में किए। तो कमर्शियल प्रेपरेशन होती है फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, किसकी, एयर की, फ्रॉम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर। तो मतलब एयर को हम लिक्विफाई करेंगे, पहले लिक्विफाई करने के बाद एयर से सारे कंपोनेंट्स को अलग करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया एयर से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विफाइड एयर। और भी क्या कोई तरीका है? यस, देखिए CO+N2 जिसको हम प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं, इसको CuO के साथ हीट करेंगे, ये बनेगा CO2+N2 जिसको हम अल्कली से पास करेंगे तो ये अल्कली CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेगा और N2 आपकी निकल जाएगी। ठीक है, तो CO2 इज एब्जॉर्ब्ड बाय द अल्कली एंड N2 इज लेफ्ट। ये एक और तरीका है कमर्शियल प्रेपरेशन का। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन। अब देखिए नाइट्रोजन बेसिक प्रॉपर्टीज आपको याद ही करनी है। कलरलेस, ओडरलेस, टेस्टलेस, नॉन टॉक्सिक गैस है, मतलब नाइट्रोजन इनहेल करने से कोई मर नहीं सकता। ठीक है, हाँ अगर सिर्फ नाइट्रोजन ही होगी तो आप मर तो जाएंगे, पर नाइट्रोजन की वजह से नहीं, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से। ठीक है, तो नाइट्रोजन टॉक्सिक नहीं है पर इट डजंट सपोर्ट लाइफ। सेकेंड, इसके दो स्टेबल आइसोटोप्स हैं 14N एंड 15N। ठीक है, आइसोटोप्स आपको पता है जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। थर्ड, पानी में बहुत कम सॉल्युबल होती है। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है। इनर्ट एट रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन को ब्रेक करना मुश्किल है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी बहुत हाई है, 942 किलोजूल पर मोल। तो हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से रूम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती। आपके रूम में जो ये नाइट्रोजन गैस है इतनी ज़्यादा, ये रिएक्ट नहीं कर रही किसी चीज़ के साथ, पर इसकी रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। तो हाई टेम्परेचर पे ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड्स बनाती है। तो उसके कुछ रिएक्शंस हम देख लेते हैं। देखिए, तो हाई टेम्परेचर पे मैंने कहा कि रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगी तो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन बनाते हैं नाइट्राइड। तो मेटल नाइट्राइड जो होते हैं वो आयनिक होते हैं।
ठीक है। और इस नाइट्राइड का अगर आप इसको पानी के साथ रिएक्ट करा दें, हाइड्रोलिसिस करा दें, तो ये देगा आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड +2 अमोनिया गैस। वैसे ही लिथियम के साथ ट्रीट कराएंगे तो क्या बनेगा, 6 लिथियम +N2, क्योंकि जैसे लिथियम है वैसे ही मैग्नीशियम भी रिएक्ट करता है, डायगोनल रिलेशनशिप। तो इसमें Li3n सॉलिड, ठीक है। तो इसके भी हाइड्रोलिसिस में ऐसे ही लिथियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया बनेंगे। देन एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो 2 एल्यूमिनियम +N2 2 एल्यूमिनियम नाइट्राइड AlN, क्योंकि नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव चार्ज होता है और एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव, तो ये डायरेक्टली ही बैलेंस हो गए, ठीक है। और इसका भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। देन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस को आपस में अगर हम स्पार्क के थ्रू रिएक्ट करवाएं तो ये NO2 गैस बनाता है। तो स्पार्क नॉर्मली मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करते क्योंकि उनको स्पार्क चाहिए, मतलब हाई एनर्जी चाहिए। पर जब लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग के टाइम पे इतनी एनर्जी मिल जाती है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लाइटनिंग के टाइम पे हायर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और हमारे जो इंजन्स हैं, ठीक है, आपकी गाड़ियों की जो इंजन है उसमें भी एयर तो यूज़ होती है फ्यूल को जलाने के लिए। तो कई बार बहुत हाई टेम्परेचर जब जनरेट होता है तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भी आपस में रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाते हैं और ये एटमॉस्फेयर के लिए पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स आर नॉट गुड फॉर एटमॉस्फेयर, ठीक है, दीज आर पॉल्यूटेंट्स। और इसका क्या यूज है और रिएक्शंस, ठीक है, नाइट्रोजन N2 गैस +3H2 गैस 773 केल्विन पे कैटलिस्ट की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, 2 अमोनिया गैस। दिस इज कॉल्ड हेबर्स प्रोसेस, ठीक है, अमोनिया को बनाने का कमर्शियल प्रोसेस, हेबर्स प्रोसेस। और इसके लिए डेल्टा H इज नेगेटिव -46.1 किलो जूल पर मोल डेल्टा H फॉर्मेशन, ठीक है। तो मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और भी रिएक्शंस के देख सकते हैं हम, तो आप साथ साथ इन रिएक्शन को नोट डाउन भी करें क्योंकि कुछ रिएक्शन तो आपकी बुक्स में होंगे पर कुछ नहीं भी होंगे। ठीक है, देखिए कैल्शियम कार्बाइड को नाइट्रोजन से ट्रीट किया तो CaCN2 दैट इज नाइट्रोलिम। दिस एंटायर थिंग इज कॉल्ड नाइट्रोलिम। ये जब पानी में मतलब थोड़े से मॉइस्चर के साथ सॉइल में मिट्टी में जाता है तो ये कन्वर्ट होता है NH3 में, और उस NH3 को नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं सॉइल में वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। और ये नाइट्रेट्स किस में यूज होता है, प्लांट्स की ग्रोथ में, ठीक है। तो नाइट्रोजन प्लांट्स कहां से लेते हैं, नाइट्रेट से। नाइट्रेट कैसे बनता है, अमोनिया को बैक्टीरिया नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए नाइट्रोजन के। बाकी जो यूजेस हैं, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन के, ये आप डायरेक्टली NCERT से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, कि मेन यूज ऑफ नाइट्रोजन इज मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया बनाने में यूज होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं जैसे कैल्शियम साइनामाइड CaCN2, इसको बनाने में यूज होता है। फिर लिक्विड नाइट्रोजन को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल मटेरियल्स, ठीक है। बहुत लो टेम्परेचर पे किसी चीज़ को प्रिजर्व करना हो तो उसको यूज़ करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन को। फिर N2 गैस क्योंकि जलती नहीं है तो इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करती है, मतलब कहीं आपको मान लीजिए कुछ ऐसा काम करना है जहां आप नहीं चाहते कि आग लग सके, ठीक है, तो ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर हटा के नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर यूज किया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन में आग नहीं जलती, ठीक है, इट डजेंट सपोर्ट कंबशन। तो ये हो गए नाइट्रोजन के प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन और यूजेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे अमोनिया की प्रेपरेशन और रिएक्शंस।